जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने दोबारा अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो यूरोप तक पहुँचनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा 4 साढ़े 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर उस वक़्त के जो एविएशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हुई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनकी तो डिग्रियाँ ही जाली हैं। तो सारी दुनिया ने कहा ये कौन से जो पायलट हैं जो हमारे पास जहाज़ लेके आ रहे हैं, इनकी फ़्लाइटें कैंसल करें। वही हुआ कि वो सारे का सारा जो बिज़नेस था पाकिस्तान का ठप हो गया। अब क्या हुआ है? अब दोबारा पाकिस्तान ने वो तमाम ऐसे लोगों को निकाला जो जिनकी डिग्रियाँ जाली थी 1। सेकेंडली ऐसे जितने भी जो मेयर्स थे, जो कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी ममालिक ने कहा कि लें, वो सारे के सारे वो मेयर्स लिए और अब दोबारा पाकिस्तान की फ़्लाइट्स वहाँ पहुँचनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं वो बात करूँ, असल बात की तरफ आऊँ, ये जो इमेज आपके सामने है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे, ये जो इमेज है, इसको बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं और वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाया वो 9/11 के बाद पैदा हुआ है। एक बंदे ने इसकी मैं ट्वीट ये पढ़ी। फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है? ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफल टावर को जो है वो शायद पीआईए का जहाज़ मारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान का व्यू एंड इस तरह लिया जाता है। मतलब हमारा व्यू इस तरह लिया जाता है। मैंने अभी आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था रेपुटेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। एक प्रोफ़ेसर साहब के साथ, स्कॉलर हैं, दोस्त हैं। उनके साथ रेपुटेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है रेपुटेशनल सिक्योरिटी। तो अब मैं वो जस्ट मेरे ज़हन में ये बात आ रहा है कि हमारी रेपुटेशन ये बन गई है। उन्होंने कहा जी कि देखें ये आईफल टावर की तरफ जा रहा है जहाज़, तो जहाज़ पाकिस्तान का है, तो फिर ये ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी रेपुटेशन बन गई। वो जो रेपुटेशनल सिक्योरिटी है ना, वो जिसकी मैं आपको ये हमारे बारे में तासुर लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि क्या इससे अच्छा इमेज बन सकता था? डेफ़िनिटली बन सकता था। क्या ऐसा इमेज दुनिया में बनते होंगे? बनते होंगे। लेकिन उन मुल्कों के बारे में इस तरह सोचा नहीं जाता होगा कि ये मुल्क इस तरह की बातें करेंगे। वहाँ कहेंगे जी ठीक है, वाह जी वाह! जहाज़ वापस जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसको बिज़नेस दोबारा मिल रहा है, ये दुनिया में मेनस्ट्रीम हो रहा है, इसकी अपनी जो इंटरनेशनल कैरियर है वो बिक रही है और बिक रही है तो वो रिवाइव हो रही है, वो अपने जहाज़ जो है वो दोबारा यूरोप तक पहुँचा रही है, तो पाकिस्तान का केस लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है, आपको पता है इस चीज़ का? मुश्किल काम इसलिए है कि सारी की सारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो ट्विटर पे बन रहती है, सोशल मीडिया पे बन जाती है। तो जब आपने पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पे बन जाए, जब सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएँ, तो फिर लोगों को मसले-मसाइल तो होते हैं, वहाँ पे कैसे और फिर सारे का सारा जो मुल्क है, वो इतना डिवाइडेड हो कि 70-80% मुल्क जो है, 60% मुल्क जो है, वो एक तरफ पे जा रहा हो, 40% मुल्क एक तरफ जा रहा हो और जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज़्म हो। तो पाकिस्तान का केस लड़ना वाक़ई मुश्किल काम है और देन थैंक्स टू फिर आपके दोस्त भी इस तरह के हों दुनिया के अंदर, जो ये कहते हों कि यार ज़रा इन्हां दा ना ठीक कर लेना इन्हां नूं ना असां, ठीक है? इन्हां नूं ज़रा असीं ठीक करने आ, इन्हां दी तवीतां ठीक करने आ, ठीक है? और वो फिर आप इस चीज़ में फँस जाते हैं। सो ये जो रेपुटेशन है हमारी, ठीक है जी, अब एक तरफ पाकिस्तान प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ क्योंकि देखें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है कि हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जो नाक़ाबिले माफ़ी हैं। जब हमने पीआईए के ऊपर इतने लोगों को नौकरियाँ देनी शुरू कर दी, सियासतदानों ने इतनियाँ नौकरियाँ दी जैसे अपना माल समझा। और फिर वो क्या हुआ, फिर खाते रहे, फिर सब्सिडीज़ देते रहे, जब सब्सिडीज़ देते रहे, पहले पाकिस्तान की पाई छोटी थी, आवाम कम थी, तो रिसोर्सेज़ कम से गुज़ारा हो जाता था। अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा हमें चाहिए स्टेट को। तो इसीलिए इन चीज़ों में हम देखते हैं कि वो जो हुकूमत माज़ी में सब्सिडीज़ दिया करती थी, अब वो देने की गुंजाइश नहीं है। सो पीआईए भी ऐसे चलता था, 7,000 एम्प्लॉइज़ हैं, थोड़े से हमारे जहाज़ हैं, ठीक है जी। मेरा ख़्याल है पिछले साल पीआईए ने कोई $270 मिलियन का लॉस किया, ठीक है जी। अ, और मेरा ख़्याल है पीआई की जो लायबिलिटीज़ हैं वो कोई $3 अरब है, ठीक है जी। जो कि हमारा जो एसेट्स हैं उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा तुम्हारी लायबिलिटीज़ हैं। हमारे एसेट्स जो हैं वो आप समझ लें कि कोई 200, 400, $500 मिलियन के हैं और लायबिलिटी हमारी $3 अरब की है, अंदाज़न, ठीक है जी। सो ये आप देख लें इसी चीज़ से कहाँ पे एक वक़्त आपको पता है, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ।
آپ اگر ابھی میں ایمریٹس کے نا ابھی لندن گیا تھا پچھلے مہینے، تو وہ میرا خیال ہے ایمریٹس کی جتنی بھی ٹکٹس ہوتی ہیں وہ ای کے ہوتی ہیں، ای کے، ای کے 502، ای کے 500، ای کے 206، جو بھی ٹکٹ بنتی ہے تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے۔ تو وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ ای کے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ای تو ٹھیک ہے ایمریٹس ہو گئے، کے کیا ہے؟ بات پتہ چلا کے از کراچی، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم جب پاکستان نے 1955 میں جو یہ بنائی ساری کی ساری، جب پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بنائی، تو یہ بڑی پروفٹ اورینٹڈ تھی۔ اماراتی ہم سے پوچھتے تھے، انہوں نے ہم سے جہاز لیے اور انہوں نے چیزیں بنانی شروع کی، لیکن ہم نے پھر اپنا ملک کا مذاق اڑا لیا۔ کبھی ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، کبھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیم آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز میں اپنے ووٹروں کو گھسائی جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کمپٹنٹ ہے نہیں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ بغیر ان کو گھسا دو، نوکری دو، ہمارے ووٹر کو نوکری ملنا چاہیے، بے شک پاکستان کی پی آئی اے ڈوب جائے، بے شک جو مرضی ڈوب جائے۔ تو وہ پھر ایسا ہی ہوا، ملازم رکھتے گئے، ملازم رکھتے گئے۔ ایک سیاستدان ہے، اس کی کانسٹیٹوینسی میں اگر 100 گاؤں ہیں، 6-7 اس نے ملازم رکھ لیے، 10 ملازم ایک در میں رکھ لیے۔ اگلی دفعہ دوسرے منسٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی 20 ہمارے رکھیں۔ تیسری دفعہ دوسرے منسٹر نے کہا ہمارے کراچی سے اتنے رکھیں، تو وہ ساری کی ساری ڈوب گئی، ساری کی ساری ڈوب گئی بھائی صاحب وہ۔ اور پھر وہ ہمارا لیے تو جو نقصان ہوا۔ اب انڈیا نے تو آپ کو پتا ہے ایئر انڈیا بھیج دی، سو ہمارے تو یہ مسئلے رہے ہیں۔ ایک ہمارا ریپوٹیشن کا پرابلم اور ہے کہ ہمارے جہاز پرانے ہیں، دوسرا جہازوں پہ بیٹھنا نہیں کوئی پسند کرتا۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب جہازوں میں لوگوں کو کل جو گئے پیرس گئے، ان کو خوش ان کو سی آف کرنے گئے، تو وہ ظاہر بات ہے جہازوں کی کنڈیشن اور وہ اندر سے سیٹیں بھی ہلکی پھلکی پھٹی ہوئی ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے کہ یار اس کو تھوڑی مرمت شرمت ہی کرا لئیے، اس کو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ شاید ایسی طرح جس طرح ہے اسی طرح بیچ دینا ہے، تو کیا مرمت کرانی ہے، مطلب اس طرح کا مزہ۔ دین پھر ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ جی ان کے دیکھیں ریپوٹیشن ہے کہ ہمارے پائلٹ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم نے 2 نمبر پائلٹ بھی بھرتی کر لی ہے۔ ان پائلٹس کے پاس یہ نہیں کہ ان کو جہاز نہیں چلانے آتے ہوں گے، لیکن ان کی جو ایگزیکٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، جو انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے وہ نہیں کیا ہوگا، جو انہوں نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ دینے ہوں گے، اپنی کوئی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی وہ نہیں انہوں نے کی ہوں گی۔ تو مجھے بتائیں نا کیا ملا انسانوں کو، کیا ملا پاکستان کو یار؟ چند ایک 100 لوگوں نے، پھر باتیں آتی ہیں جی ایلیٹ اس ملک کو کھا گئی، بڑے لوگ اس ملک کو کھا گئے۔ تکلیف تو ہوتی ہے نا یار، جب سب کا پاکستان ہے، پاکستان تو سب کا ہے، بےعزت بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جو چند لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں وہ پھر ساری دنیا کو، پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں ڈیلی بنیادوں کے اوپر اسلام آباد، کراچی، لاہور، سیالکوٹ سے اور پاکستان کے شہروں سے ڈیلی بنیادوں پہ ایمریٹس، قطر، اتحاد اور پتہ نہیں جہاز یہاں سے بندے ہزاروں کی تعداد میں لے کے جا رہے ہیں، ہم نہیں لے کے جاتے رہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اور اگر ہم پہنچنا ہی شروع ہو گئے ہیں پیرس، تو انہوں نے کہا ویہ کے انہیں تو جہاز ہی نہ بچ جائے تھے۔ مطلب ہمارے جہاز کے بارے میں یہ تاثر ہے جی یہ کہ ٹھوکی نہ جائے آئیفل ٹار پہ، مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار، کہ آپ یہ اس سے بولتے ہیں ریپوٹیشن سیکیورٹی، کہ ہمیں اپنی ریپوٹیشن کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ اور یہ جو سم ٹائمز آپ دیکھیں آپ کی ریپوٹیشن کیا کوئی اب دیکھیں وہ کئی لوگ کہیں گے جو اچھا جی ماضی میں وہاں پہ لوگ ایسے تھے، ماضی میں وہاں پہ ایسے لوگ موجود تھے ادھر فرانس کے اندر، جنہوں نے فرانس کے اندر لوگوں پہ حملے کیے ہیں، وہاں پہ کارٹون کنٹروورسی میں بھی پاکستان آئے، کہیں جی دیکھ لینا کہ وہ ایسے پاکستانی نہ بیچ میں بیٹھے ہوں لوگوں کو۔ آپ دیکھیں نا، میں نے ٹویٹر پہ خود ٹویٹس دیکھی ہیں، ایک بندے کو میں نے دیکھا، آئی تھنک انڈین جرنلسٹ تھے، ان کو میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ جناب دس پرسن ہو میڈ دس یہ جو ہے گرافک، یہ جو پکچر بنائی ہے کہ جی وی آر کمنگ بیک، وی آر کمنگ ٹوڈے، ہی واز بورن آفٹر 9/11، سو دیٹ واز اے سٹل وے کہ جی کرٹیسائزنگ پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری الحمدللہ وہاں پہ حرکات و سکنات بھی اس طرح کی پائی جاتی ہیں، حرکات و سکنات بھی ایسی پائی جاتی ہیں، ایسی سچویشن ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر لوگوں نے کہنا تو ہے نا کہ یار کی ہون لگا ہے کی نہیں ہون لگا، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سر۔
इस तरह की बातें चल जाती हैं। सो बंदा कहता है यार पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये देख लेना, इनको ये ऐसा ना हो कि ये लोग जो हैं वो अ, कुछ इस तरह की चीज़ों में आ जाएँ। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, बड़ी ही अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है कि हमारी रेपुटेशन इस तरह की बना दी गई है। हमारे लोगों ने हमें इस तरह का बना दिया है, हमारे जो मुल्क चलाते थे, ठीक है जी, उन्होंने ऐसे बना दिया हमें, ठीक है जी। अम, कि अब हमारी जो लोग हैं वो हमारे बारे में ऐसा तासुर करते हैं। कोई हमें रेडिकल इस्लामिस्ट कहता है, कोई हमें इस्लामिस्ट कहता है, कोई हमें कुछ कहता है। जो पाकिस्तान का मैं कल भी पढ़ रहा था, जो मास्टर नैरेटिव है ना, दैट इज़ टू बी चेंज्ड। द मास्टर नैरेटिव, वो जो हम थे कि जी लेट्स गेट इनटू, जी हम अरब्स हैं, हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, हम जिहादी हैं, हम फलाने हैं। कभी हम अपने आप को टर्की से मिला लेते हैं, कभी किसी से, कभी किसी से। तो वो सारी की सारी जो गेम है ना, मेरा ख्याल है, आई थिंक वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि मास्टर नैरेटिव बदले, और मास्टर नैरेटिव बदलने में मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है जी। और आप मज़े की बात देखें, ठीक है जी, कि एक मास्टर नैरेटिव जो है ना, जब बनाते हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर मैं कहता हूँ यार आप क्यों नहीं लेके आते इस मुल्क के अंदर सिंगर्स को, ठीक है? मुझे याद है पाकिस्तान में वो टर्किश ड्रामे आ गए, तो पाकिस्तानी सिंगर्स वो एक्टर परेशान हो गए। उन्होंने कहा पाइन साडी छोटी जी मार्केट है, बीच में टर्किश आ गए तो हमें क्या मिलेगा? हमें बाहर लेके जाएँ, वो हमें पसंद करें, हम ना कुछ करें। अच्छा वो बात मैंने कहा यार ये तो बड़े इनसिक्योर लोग हैं हमारे लोग। मतलब बजाय इसके इंडिया, हम आजकल हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं तो इंडिया वालों को बुरा-भला कहेंगे। बहुत सारे लोग बुरा-भला कहते हैं। हालाँकि उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें तो करने की नहीं है। आपका काम है, कारोबारी लोग हैं, आप लोग एक्टर हैं, आपको इन चीज़ों से क्या? सो हमारी जो मास्टर नैरेटिव है बदलने की ज़रूरत है, ताकि ये जो लोग हमें ये कहते हैं कि पीआईए का जहाज़ आईफल टावर की तरफ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्या होगा? ये लगता है कोई इस तरह, हालाँकि दिस इज़ अ सिंपल एडवर्टाइज़मेंट। दिस इज़ अ सिंपल वे, अ सटल वे टू टेल वी आर बैक, कमिंग बैक जी। मैं अब आई हैव बीन टू पेरिस मैनी टाइम्स, तो मैं अगर जाता हूँ, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार इमेजिन करो यहाँ से आप चलते हो, ज़रा सुनिएगा इस बात को, यहाँ से आप चलते हो इस्लामाबाद से, पहले तो फ्लाइट बड़ी गंदी मिलती है, कितने बजे जी? एमिरेट्स की शायद सुबह 9 बजे जाती है, कहीं सुबह 5 बजे 4 बजे जाती हैं, ठीक है? तो आपको पहले राती 2 बजे सारी रात जागो, जी 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, दुबई पहुँचो जी 8 बजे, 11 बजे फ्लाइट होगी। तो दुबई में जो लोग बैठे हैं उनकी तो मौजें हैं, वो तो रात को सोए होते हैं, सुबह आराम से 7 बजे उठ के नाश्ता होटल से करके वो जनाब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ से वो फ्लाइट लेते हैं, आगे चले जाते हैं, और हम सारा दिन अगला दिन भी खज्जल-खराब होते रहते हैं। कनेक्टिंग ही नहीं है ना। यहाँ से यही फ्लाइट सुबह 9 बजे चले, सुबह 10 बजे चले, इस ये पेरिस की जो फ्लाइट है, 6-7 घंटे में, आपको 8 घंटे में इसने जनाब पेरिस उतार देना। मेरा ख़्याल है 7 घंटे में पहुँचा देगी। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं ब्रिटिश एयरवेज़ पे लंदन गया था, तो उस पे वो हमें कोई पता नहीं 8 घंटे की, पौने 8 घंटे की फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से लंदन। तो पेरिस से लंदन को 40 मिनट की फ़्लाइट होगी, 30 मिनट की शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब 7 घंटे की ऑलमोस्ट ये फ़्लाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 7 घंटे आराम से उठें आप, 10 बजे आप जहाज़ में बैठे, 9 बजे आपका जहाज़ चले, आराम से उधर जाके आप शाम के 4-5 बजे, बल्कि शाम के 4 को उधर दोपहर के 2-3 बजे उतरें। आराम से दिन-दिन की फ़्लाइट लें, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है यार। हमारी ज़िंदगियों में भी खुशी हो यार, ये क्या बात हुई? असां जिद्दू जाना होवे असीं एक रात पहले ही जागन लग पैंदे हैं। और जो इस्लामाबाद से बाहर आते हैं उन बेचारों की तो ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है, कितनी कॉस्ट पड़ती है। सो ये अगर अब हमारी रेपुटेशन ही उन्होंने ख़राब करती है। साडा जहाज़ भी पेरिस जाए तो कहंदे ने वजन लगा जहाज़। ये जहाज़ ही आईफल टावर को बच जाएगा भाई, क्यों बचेगा यार? खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है? तो ये आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द रेपुटेशनल क्राइसिस। हाँ, इस एडवर्टाइज़मेंट को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर आप एडवर्टाइज़मेंट आपने बनाई है, तो आप सारा टाइम डिफेंसिव ही रहेंगे हम। हम सारा टाइम डिफेंसिव ही रहेंगे कि नहीं ये नहीं बनानी, दुनिया कुछ और सोचने लग जाएगी। सो हमारे लोगों को भी आज़ादी चाहिए, अगर ये फैक्टर भी देखा जाए कि ये जो इंडिपेंडेंस है, ये हमें भी चाहिए यार, कि हम अगर ऐसा न करेंगे तो यार ऐसा ना हो दुनिया हमारे बारे में सोच ले।
تو یہ ایک سچی بات ہے. ٹو بی فرینک انف, میں اس کو آئی کانسیڈر دس یہ ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے. یو کال اٹ اسٹیریو ٹائپنگ. اسٹیریو ٹائپنگ کا پتہ نا آپ کو. اسٹیریو ٹائپنگ یہ ہے کہ جی اچھا پاکستانی ہے اور جی یہ تو ملیٹنٹ اسلامسٹ ہی ہوں گے, یہ ٹائپ اسٹیریو ٹائپ بن جاتا ہے. جی مثال کے طور پہ کالا آ رہا ہے, وہ یہ تو نلائق ہی ہونا ہے جناب. جی فار ایگزامپل کوئی اور بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, گورا آ رہا ہے, یہ پڑھا لکھا ہونا, انہوں انگریزی ہوتی ہے, بے شک وہ ان پڑھ ہی ہو, اس کو کک پتہ نہ ہو. سو یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے اس سے تھوڑا باہر آ جانا چاہیے بھیا, ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مشکل وقت سے گزر رہا ہے, اور ہمارے کرتوت بھی اللہ کے حکم سے کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری ایکٹ ٹو بی نریٹڈ, ڈینوٹڈ, کنوٹڈ ایز دس وے کہ جی یہ لوگ تو ہے جناب ملیٹنسی کریں گے, یہ تو ایفل ٹار نٹا دیں گے, تو انج ہو جائے گا. یار خیر ہو گئی. اسٹاپ تھنکنگ دیٹ وے.